दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 17 है। पार्ट 16 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। इशिता अपने पति विनोद के प्यार और स्वीकृति की उम्मीद में हर अत्याचार सहती रही। बेटे की चाह में विनोद और कमला ने उस पर दबाव बनाया, जबकि राघव हमेशा उसका सबसे बड़ा सहारा बना रहा। दूसरी बार गर्भवती होने पर इशिता ने सोचा कि शायद इस बार सब बदल जाएगा, लेकिन जांच के बाद बेटी होने की खबर सुनकर परिवार ने गर्भपात करा दिया। अपनी अजन्मी बेटी को खोकर इशिता पूरी तरह से टूट गई। अब राघव से जुड़ी नई खबर उसकी जिंदगी में बड़ा तूफान लाने वाली थी। अब कहानी में आगे। कुसुम भागकर इशिता के कमरे में आई और इशिता के पास आकर जोर जोर से इशिता को आवाज़ लगाने लगी। तभी इशिता की नींद खुली और इशिता ने कुसुम से पूछा कि क्या हुआ दीदी, आप ऐसे हाँफ क्यों रही हैं। तभी कुसुम ने कहा, बस राघव, वो राघव। राघव का नाम सुनकर इशिता के चेहरे पर भी रौनक लौट आई और उसको लगा कि शायद राघव लौटकर घर आ गया है। इसीलिए इशिता ने खुश होते हुए कुसुम से पूछा, राघव क्या दीदी, राघव वापस आ गया क्या। तभी कुसुम ने अपनी चाल चलते हुए कहा कि राघव अब 1 साल तक घर नहीं आएगा। और यह सुनकर इशिता के चेहरे की खुशी धीरे धीरे पता नहीं कहाँ आंसुओं के बीच खो गई। फिर कुसुम ने कहा कि अभी राघव का फ़ोन आया था कि वो अब जिस जॉब इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ उसे जॉब मिल गई है और उसे अब 1 साल ट्रेनिंग के लिए वहीं रहना होगा, और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब वो वापस लौट कर घर आएगा। फिर कुसुम जले में नमक छिड़क कर वहाँ से चली गई। इशिता राघव के 1 साल तक घर न आने की खबर सुनकर जीते जी मर गई हो। एक तो वैसे भी वो अकेली बहुत कुछ सह रही थी, ऊपर से अब राघव भी उसके पास नहीं था। ये सोचकर इशिता और भी ज़्यादा दुखी हो गई। दिन बीतने लगे और अब इशिता के अबॉर्शन का 2 महीना हो चुका था और अब इशिता धीरे धीरे ठीक हो रही थी और अब वो धीरे धीरे अपना और अपनी बेटी सानवी का ध्यान रख सकती थी। पर इशिता की बीमारी का फ़ायदा कुसुम ने खूब उठाया। वो हर दिन कमला जी के कान इशिता के खिलाफ भरती रहती और जिसका नतीजा बहुत ही जल्द इशिता के सामने आने वाला था। इशिता को अब राघव का इंतजार करते करते 8 महीने बीत चुके थे और अब वो पूरी तरह से तो नहीं बट काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और अब वो घर के काम भी करने लगी थी। एक दिन इशिता को राघव की बहुत याद आ रही थी। वो अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद करके बस राघव के बारे में ही सोच रही थी और अपने मन में बार बार ये सवाल कर रही थी कि राघव, तुम वापस कब आओगे और अब और कितना इंतज़ार हो, अब और इंतज़ार नहीं होता है मुझसे, बस जल्दी से आ जाओ अपनी ईसी के पास। और तभी अचानक से इशिता के रूम का दरवाज़ा खुला और वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आ गई। उसने देखा तो विनोद था। फिर इशिता उठकर खुद को समेटकर एक कोने में बैठ गई। विनोद पहले तो अपने कमरे में इधर उधर करता रहा, फिर थोड़ी ही देर बाद इशिता के पास आ गया और उसने इशिता को अपनी ओर खींचा और एक बार फिर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। इशिता यह देखकर बहुत हैरान हुई कि अभी कुछ महीने पहले ही तो उसका अबॉर्शन हुआ है और अभी दोबारा ये सब उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और फिर वो अभी दूसरे बच्चे के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, वो अभी बहुत कमज़ोर है। और यही सब बातें उसने विनोद से भी कही, पर विनोद के कानों में एक जूं तक नहीं रेंगा और वो अपनी मनमानी करता रहा। इशिता समझ गई कि विनोद को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और फिर 1 महीने बाद फिर घर वालों को ये खुशखबरी मिली कि
ईशिता एक बार फिर माँ बनने वाली है। पर इस बार ईशिता को इस खबर से खुशी कम और डर ज़्यादा था कि कहीं अगर फिर से उसके पेट में बच्ची हुई तो मेरी सास और मेरा पति फिर कहीं ना उस मासूम की जान ले ले। पर 3 महीने के लिए एक बार फिर से ईशिता का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया। और वो दिन भी आ गया जब ईशिता की सास कमला जी ने ईशिता को चेकअप का बोलकर अस्पताल चलने के लिए कहा। ईशिता समझ गई थी कि उसकी सास उसे क्यों अस्पताल लेकर जाना चाहती है, पर वो कुछ नहीं बोली। बस अस्पताल जाने से पहले एक बार भगवान के चरणों में माथा टेकने चली गई और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, इस बार वो मत होने देना जो आखिरी बार मेरी बच्ची के साथ हुआ। मैं ये दुख अब और नहीं सह सकती हूँ। मुझ पर दया करो प्रभु, मेरी मदद करो। और ईशिता एक बार अपनी सास के साथ अस्पताल चेकअप के लिए जा पहुँची। और फिर वही हुआ जिसका ईशिता को डर था। एक बार फिर उसके पेट में लड़का नहीं लड़की थी। और इस बार तो घर में तहलका ही मच गया। और ये बात जब विनोद के सामने आई तब तो जैसे घर में तूफान ही आ गया। और अब कुसुम ने भी मौके का फ़ायदा उठाकर कमला जी के कान भर दिए। ईशिता कभी भी इस घर को वारिस नहीं दे पाएगी। वो सिर्फ एक लड़की ही पैदा कर सकती है। इसीलिए अब आपको विनोद भैया की दूसरी शादी करा देनी चाहिए। ईशिता को बार बार लड़की होने की वजह से कमला जी को भी कुसुम की बात सही लगने लगी और उन्होंने विनोद के कान भर दिए। और फिर विनोद ने अपना काम कर दिया। उसने पहले तो अपनी माँ से सीधा सीधा कहा कि कल ही जाकर इस औरत का दोबारा अबॉर्शन करवाया जाए और फिर जैसे ही ये ठीक हो जाए इसे इसके मायके भेज दिए जाए और 1-2 महीने के अंदर इसके पास तलाक के कागज पहुंचा दिए जाएंगे। और फिर मैं अपने लिए एक लड़का और इस घर को वारिस देने वाली लाऊंगा। और इतना कहकर विनोद वहाँ से चला गया। बेचारी ईशिता ये सब अपने साथ होता देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और खुद को कमरे में बंद करके बस राघव राघव कहकर रोने लगी। आज ईशिता को राघव की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी कि शायद आज राघव उसके साथ होता तो ईशिता उसके साथ ये घर छोड़कर खुद ही चली जाती। पर अफसोस आज ईशिता के साथ राघव नहीं था और इन बातों से बेखबर राघव अपनी नौकरी में व्यस्त था। हालांकि राघव को अपनी ईशिता की बहुत चिंता होने लगी थी क्योंकि राघव के हिसाब से ईशिता के पहले बच्चे की डिलीवरी का समय होने वाला था और राघव को चिंता थी कि पता नहीं ईशिता का लड़का होगा या लड़की। इसीलिए वो बार बार अपनी माँ से ईशिता के बारे में पूछता और बात कराने को भी कहता, पर हर बार कमला जी कोई ना कोई बहाना बना देती और अपनी माँ के इस हर बहाने को राघव भी बहुत अच्छे से समझता था। बेजान सी होकर ईशिता अपने कमरे के एक कोने में पड़ी थी। अपनी जिंदगी की उलझनों में ईशिता इतनी ज़्यादा उलझ गई थी कि वो अपनी बेटी सानवी को तो भूल ही गई थी। पर दादी ने ईशिता की बहुत मदद की और उन्होंने जब से सानवी को अपने पास बुलाया था वो तब से ही सानवी का ध्यान खुद ही रख रही थी। वो ईशिता की ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने सानवी को संभाल लिया था, जो शायद ईशिता के लिए भी बहुत बड़ी मदद थी क्योंकि ईशिता जिस हालात में थी वो खुद को तो संभाल ही नहीं पा रही थी। अपनी बच्ची को वो कैसे संभालती। अगला दिन हुआ और फिर अगले दिन के साथ ईशिता का अबॉर्शन भी हो गया और बेजान सी ईशिता एक बार फिर अपने कमरे के बिस्तर में पागलों की तरह पड़ी हुई थी
और तभी उसके कमरे में किसी की आने की आहट हुई। पर ईशिता ने पलट कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि ये विनोद के सिवा और कोई नहीं होगा, जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तभी उसके सर पर किसी ने बहुत ही प्यार से हाथ फेरा और कहा, कैसी हो मेरी ईसी। और जैसे ही ईशिता ने ये सुना, उसमें पता नहीं कहाँ से एकदम सी ताकत आ गई। वो उठकर बैठ गई और उसने जब अपने सामने राघव को देखा तो वो बिना कुछ सोचे समझे राघव से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, जैसे एक छोटी सी बच्ची को जब अंधेरे में कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और वो अचानक ही उसके सामने उसका कोई अपना आ जाए तो वो रो रो कर अपनी तकलीफ और अपना डर बयां करती है। वैसे ही राघव से गले लगकर ईशिता अपने दर्द को जता रही थी। अपनी चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत ईसी को ये हालत में देखकर राघव को पहले तो बहुत गुस्सा आया खुद ईशिता पर। लेकिन ईशिता अभी इस हालत में नहीं थी कि राघव उसे कुछ भी कह सके, इसीलिए उसने बस ईशिता के आंसू पोंछे और उसके मुंह के सामने खाने का एक निवाला लिया। ये देखकर ईशिता को इतना अच्छा लगा जैसे ईशिता के पास आज पूरी दुनिया की खुशी आ गई हो। और वो बिना कुछ बोले राघव के एक हाथ से एक छोटी बच्ची की तरह खाना खाने लगी। फिर जब ईशिता ने अपने आप को संभाला तब राघव ने उसकी पूरी बात सुनी और जो कुछ भी राघव के जाने के बाद ईशिता के साथ हुआ वो सुनकर राघव को अपने भाई के साथ साथ अपनी माँ से भी नफरत होने लगी। राघव जानता था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ईशिता अभी तक चुप है, इसका मतलब वो अभी तक अपने हक के लिए नहीं लड़ना चाहती। और जब वो ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो फिर मैं ही क्या, खुद भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। इसीलिए राघव ने ईशिता से बस इतना ही पूछा कि तुम क्या चाहती हो मेरी ईसी। ईशिता ने कहा कि बस मेरा तलाक रुकवा दो राघव। और एक बार फिर ईशिता के इस जवाब ने राघव को निराश कर दिया। पर राघव ईशिता से प्यार बहुत करता था और इसीलिए उसने ईशिता के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि मैं तुम्हारी कोख से एक लड़का पैदा करवा के रहूँगा, क्योंकि अगर एक लड़का होने से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी और सुख आता है तो ये राघव तुमसे आज वादा करता है कि तुम्हें अब लड़का ही होगा। ईशिता भी समझ नहीं पाई कि आखिर राघव करने क्या वाला है, पर उसे राघव पर पूरा यकीन था। राघव के आने की वजह से कमला जी थोड़ी शांत हो गई थी, क्योंकि वो राघव के स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। और जब कमला जी शांत हुई तो विनोद भी शांत हो गया और अब यहाँ से कुसुम की कोई भी चाल काम नहीं कर रही थी, जिससे विनोद और ईशिता के तलाक की बात भी ठंडी पड़ गई। राघव की देखभाल से अब ईशिता ठीक होने लगी थी और अब राघव और ईशिता को ध्यान रखते रखते 11 महीने हो चुके थे। और एक दिन फिर राघव ने जो खबर ईशिता को दी, उसके बाद ईशिता तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और ये खबर राघव ने न सिर्फ ईशिता के सामने बल्कि पूरे घर वालों के सामने बताई कि ईशिता फिर से माँ बनने वाली है और इस बार उसके पेट में लड़की नहीं लड़का है, जिसे सुनकर पूरा घर खुशी से झूम उठा, सिवाय कुसुम के। कुसुम को तो यह यकीन ही नहीं हो रहा था, ये गजब कैसे हो गया। ये ईशिता तो बड़ी चालाक निकली, ये 3 महीने से प्रेग्नेंट है और इसने एक ही घर में रहते हुए किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। कमला जी के पैरों में तो आज किसी ने पंख ही लगा दिए हों। ईशिता भी राघव के पास जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने जो ईशिता के लिए किया था उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद थी। ईशिता को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक लड़के को जन्म देने वाली है और अब शायद
उसके और विनोद के बीच सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से ईशिता का दूसरा अबॉर्शन हुआ था, तब से विनोद ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और वो हर रोज ही नशे की हालत में घर आता था। हालांकि वो घर आकर कोई भी ड्रामा नहीं करता था, वो अपनी लिमिट भर पीता था, पर नशा तो उसका चढ़ ही जाता था। और रोज की तरह आज भी विनोद ने ड्रिंक कर रखी थी। और जब ये खबर सिर्फ विनोद को बताना बाकी था, तो क्या ये खबर सुनकर विनोद के व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा? क्या एक लड़का हो जाने से एक औरत की जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? अब इशिता की जिंदगी में क्या होता है? इशिता इस खबर से बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी की सारी समस्याएं, सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसकी इतने दिनों की तपस्या अब रंग लाएगी। पर जिस घर की नींव ही कमजोर हो, वो घर कब तक भला खड़ा रह पाएगा? कुसुम को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इशिता लड़का कैसे पैदा कर सकती है, और उसे अब ये इशिता की चाल लग रही थी। और उसे लग रहा था कि विनोद से तलाक न लेने के चक्कर में इशिता ने अपनी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया है। और यही बात वो जाकर कमला जी से बोल आई और ऐसे बोली कि कमला जी को भी अब इशिता पर शक होने लगा और वो गुस्से से इशिता के पास गई और उससे पूछताछ करने लगी। तभी राघव ने आकर इशिता की प्रेग्नेंट होने की और फिर दूसरा उसके पेट में लड़का है की रिपोर्ट दिखाई। यह देखकर कमला जी को भी बड़ी शांति मिली। फिर कुसुम समझ गई कि इन सब के पीछे राघव का ही हाथ है और राघव ने ही इस इशिता को इतनी अकल दी होगी कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात हम सबसे छुपाए, वरना इस इशिता में इतनी अकल कहाँ। और इसी राघव ने अपनी किसी पहचान वाली डॉक्टर से इशिता के पेट में क्या है इसका पता लगवाया होगा। ये राघव तो बहुत ऊंची चीज़ है, हर वक्त इशिता की परछाई बन के उसका साथ देता रहता है। अच्छा है ये इशिता का पति नहीं हुआ, वरना इशिता की तरफ से ये तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखने देता। अब इशिता के साथ राघव था और राघव कमला जी का लाडला था, तो फिर कुसुम भी अब कुछ नहीं कर सकती। पर उसे अब इशिता के बच्चे पर शक था कि कहीं ये राघव का तो नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन सब में इशिता पेट से तो थी, पर वो दोनों ही लड़की थी। और अब इशिता के पेट में लड़का है, मतलब तो ये हो सकता है कि इशिता लड़का पैदा करने में सक्षम है पर विनोद नहीं। और राघव ने तो कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा उठा लिया हो। कुसुम अब अपनी दूसरी चाल के लिए पूरी तरह से रेडी थी, बस अब वो सही वक्त का इंतजार करने लगी। इधर इशिता बहुत ही खुशी से विनोद के पास गई, जो दारू के नशे में धुत था। इशिता विनोद से थोड़ी दूरी पर जाकर पास खड़ी हो गई और उसने विनोद से कहा कि मैं माँ और आप लड़के के पिता बनने वाले हैं। विनोद ने इशिता की बात पर कोई जवाब नहीं दिया, तो इशिता को लगा कि शायद विनोद नशे में होने के कारण उसकी बात अच्छे से सुनी नहीं। और फिर इशिता थोड़ी और पास गई और विनोद से कहा कि मेरे पेट में इस घर का वारिस है। अब विनोद का दिमाग खराब हो गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे इशिता को जोर से धक्का दे दिया और इशिता दीवार से जाके टकरा गई और उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई। इशिता विनोद के इस बर्ताव की वजह पूछती, तभी विनोद ने इशिता के ऊपर चिल्लाते हुए कहा कि तू कभी भी मुझे बेटे का सुख नहीं दे सकती, तू मुझ पर और मेरी जिंदगी पर बोझ है। अगर तू सच में बेटा पैदा भी करना चाहती है तो मुझे अब न तुझसे और ना ही तेरे इस बच्चे से कोई मतलब है। तू ना तो एक अच्छी पत्नी है, ना ही एक अच्छी बहू है और ना ही एक अच्छी माँ। और फिर नशे की हालत में विनोद सो गया। अब ये सब विनोद ने नशे की हालत में कहा था या फिर हकीकत में, ये तो अब विनोद ही जानता था। पर इशिता तो ये सुनकर हैरान रह गई। विनोद की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राघव बहुत घबरा गया कि कहीं विनोद ने इशिता पर हाथ ना उठा दिया हो
और वो भागकर ईशिता के कमरे की तरफ गया, जहाँ एक कोने में खड़ी ईशिता चुपचाप बस विनोद को ही देखे जा रही थी। और राघव ने जैसे ही ईशिता के माथे पर चोट देखी, वो तुरंत ही विनोद को मारने के लिए जाने लगा, पर ईशिता ने उसका हाथ पकड़ा और उसको जबरदस्ती अपने साथ कमरे में बाहर ले गई। राघव को ईशिता का ये बार बार विनोद से जलील होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बस ईशिता से प्यार करता था, इसीलिए ईशिता के गलत होने पर भी वो उसका साथ देता था। पर अब तो सब कुछ विनोद के मन का था। अब तो ईशिता उसे एक बेटे का सुख भी देने जा रही थी, फिर भी विनोद ने ऐसा क्यों किया ईशिता के साथ? यही सवाल बार बार अब राघव ईशिता से करने लगा। ईशिता को भी विनोद का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप सीढ़ियों पर बैठ गई। तब राघव ने ईशिता को बहुत प्यार से समझाया कि मेरी ईशी, तुम शुरू से लेकर आज तक गलत थी और इसी वजह से तुमने आज तक जो भी किया, चाहे वो बहुत ही परिश्रम हो या फिर बहुत खुशी से किया हो, जो रास्ता ही गलत है उसका परिणाम कैसे सही हो सकता है। और यही वजह है कि आज तुम एक बेटे को जन्म देकर भी अपने पति से सिर्फ जलील और दुख ही पा रही हो, क्योंकि एक सच्चे हमसफ़र के लिए कोई शर्त या सौदा नहीं होता है। रिश्ते में होता है तो बस प्यार और साथ, जो कि एक बेटा या बेटी होने से नहीं मिलता, बल्कि उसे कमाना पड़ता है, और वो भी पैसे से नहीं, अपना वक्त और सम्मान देकर। तुम्हें क्या लगता है कि पति तुम्हें इसीलिए नहीं मानता कि तुम सुंदर नहीं हो या फिर एक बेटे की माँ नहीं हो? नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें इसीलिए नहीं मानता तुम्हें क्योंकि वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। और जब वो चार लोगों के बीच खड़े होकर तुम्हारी तारीफ और खुद की बुराई सुनता था, तो वो उसे ये सहन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके अंदर पुरुष प्रधान समाज की बातें भरी पड़ी हैं। भरा पड़ा है उसके अंदर तो वो है उसका अहम, उसका घमंड, जो उसे तुमसे नीचे नहीं गिरने देना चाहता। इसीलिए वो हर बार तुम्हें नीचे गिरा देता है कि वो तुमसे ऊपर उठ सके, और तुम इसे उसकी कमजोरी और खुद की ताकत समझकर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी और उसकी ताकत समझकर घुटने टेक देती हो। अब फैसला तुम्हारा है ईशिता, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे अलावा और किसी की भी इसमें कोई हक नहीं है कि वो तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ले और बदले में तुम्हें गम दे दे। और फिर राघव ईशिता को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। ईशिता अब एक और बच्चे की माँ बनने जा रही थी, और एक बार फिर उसने अपनी पत्नी धर्म से पहले अपने माँ के कर्तव्य को निभाना जरूरी समझा, और वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की देखभाल में लग गई। साथ ही राघव भी अब ईशिता के साथ था, और वो अब ईशिता का ध्यान खुद से भी खुद रखता था। जो काम विनोद को करना चाहिए था, अब वो राघव कर रहा था। ईशिता को सुबह सुबह वॉक पर ले जाना, कोई भी भारी काम ना करने देना, वक्त वक्त पे दवाई खाना, और साथ ही सानवी का भी ध्यान रखना, और बाकी का ध्यान दादी रख लेती थी। दादी राघव और ईशिता के इस लगाव को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, पर उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो ईशिता को भी बहुत अच्छे से जानती थी कि जो लड़की इतनी काबिल होकर भी अपने एक दरिंदे पति के अत्याचार को सहती रही, वो कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघेगी। वो बहू बनेगी, बेशरम बहू नहीं। ईशिता की देखभाल और उसके साथ देने के लिए राघव ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और वो अपने ही शहर में अपनी काबिलियत से कम पैसों पर जॉब कर रहा था, जिससे एक बार फिर उसके दूर जाने से दोबारा से ईशिता के साथ वो सब ना हो जो आखिरी बार हुआ था। अब ईशिता का ध्यान खुद राघव रख रहा था, जो कुसुम की कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि राघव की जगह अगर कोई और लड़का होता तो पूरा घर ईशिता के आंचल को दाग से भर देता। पर यहाँ पर बात राघव की है, इसीलिए जानवी के सबूत दिखाने के बाद भी किसी ने अपना मुंह भी नहीं खोला, क्योंकि सब जानते थे कि
कमला जी अपने राघव के खिलाफ बोलने वाले के ही धक्के मार के निकाल देंगी और इसी वजह से कुसुम भी इस रिश्ते के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही थी। पर बहुत ही जल्द कुसुम ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। अब क्योंकि राघव कमला जी का लाडला था, विनोद का नहीं, और इसीलिए कुसुम ने धीरे धीरे विनोद के मन में राघव और इशिता के रिश्ते के शक का बीज विनोद के मन में डाल दिया। पहले तो विनोद ने कुसुम की बात का यकीन नहीं किया, पर जब उसने कई बार राघव को इशिता का ध्यान रखते देखा तो वो भी कुसुम की बात का यकीन करने लगे। और अब काम से लौटकर घर आने के बाद तो राघव और इशिता की हरकतें पर नज़र रखता और धीरे धीरे विनोद को भी शक हो गया कि राघव और इशिता का चक्कर चल रहा है और ये बच्चा भी हो ना हो राघव का ही है। कुसुम ने विनोद के मन में शक का जो बीज बोया था वो राघव के चरित्र का नहीं बल्कि इशिता के चरित्र के खिलाफ बोया था। और हर बार वो यही दिखाती थी कि कैसे भोले भाले राघव को इशिता ने अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है। और विनोद तो पहले से ही इशिता से चिढ़ता था तो उसने कुसुम की ये बात मान भी ली। वक्त बीतता गया और कुछ महीनों में इशिता की डिलीवरी का भी समय आ चुका था, पर विनोद अभी भी वैसे का वैसा ही था और कमला जी भी अब कुछ हद तक कुसुम की बातों में भी आ चुकी थी, क्योंकि कुसुम ने कुछ भी राघव के खिलाफ नहीं बल्कि इशिता के खिलाफ कहा था, जो किसी भी सास के लिए बहुत आसान था अपना लेना। देखते ही देखते इशिता को एक रात अचानक से दर्द शुरू हो गया और उसने दर्द में चीखना शुरू कर दिया। इशिता की दर्द भरी चीख सुनकर भी विनोद ने कोई रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि वो तो नशे में था। इसीलिए इशिता ने तुरंत विनोद के फ़ोन से राघव को कॉल करके अपने कमरे में आने के लिए कहा और फिर धीरे धीरे हिम्मत करके इशिता ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और दर्द की वजह से वहीं गिर पड़ी। और फिर राघव ने जब देखा कि इशिता की ये हालत, तो हमारे राघव जी अपनी इसी के लिए एक बार फिर सुपर हीरो बनकर उसे गोद में उठाया और घर से कार की चाबी ली और बिना किसी को बताए अपनी इसी को अपनी डॉक्टर दोस्त के पास एडमिट करा दिया। और कुछ ही घंटों में इशिता को बेटा भी हो गया। लेकिन इस बीच राघव ने घर पे फ़ोन करके अपनी माँ को ये बात बता दी थी। कमला जी ने पूरे घर को बता दिया और अब तो विनोद का भी नशा उतर चुका था और कुसुम ने ये मौके का भी जमकर फ़ायदा उठाया और आग में पेट्रोल का काम करते हुए बोली कि हमारा राघव भी कितना भोला है जो इस मीठी छुरी की बात में आ जाता है। अब देवरानी जी के बगल में ही तो विनोद भैया सोते हैं, तो उसने उन्हें ना उठाकर अपने कमरे में इतनी दूर राघव को बुलाया अपनी मदद के लिए। और फिर ये भी तो सोचो कि वो राघव के रूम तक गई होगी तो क्या हमारे रूम तक आकर हमें नहीं बता सकती थी? पर नहीं, उन्हें तो राघव भैया को ही बस फ़ायदा उठाना है और ले गई अपने साथ। ये सुनकर अब विनोद का तो खून खौला और कमला जी का भी। बहुत गुस्से में थी, पर घर के वारिस की बात थी, इसीलिए कमला जी के मन को थोड़ा शांत किया और कुसुम के साथ अस्पताल जाने का निर्णय किया। पर कुसुम ने अस्पताल जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि यहाँ भी कोई काम के लिए होना चाहिए। पर इसमें भी कुसुम की चाल की गंध आ रही थी। फिर 3 दिन बाद इशिता को अस्पताल से घर लाया गया और घर को खुद राघव ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से सजाया था और इशिता का वेलकम भी बहुत शानदार तरीके से किया। ये सब देखकर कुसुम ने फिर से विनोद के कान भरे कि देख रहे हैं भाई साहब, औलाद आपकी है और पत्नी भी आपकी है, पर खुश तो राघव देवर जी हो रहे हैं और वो भी इतना कि जैसे औलाद उन्हीं की हो, वरना बाप की जगह कौन लेना चाहता है। बस फिर विनोद तो वहाँ से उठकर चला गया और इशिता ये सब विनोद का बर्ताव दूर से देखती रही। उसे अब यकीन हो चुका था कि राघव की बातें गलत नहीं थी। विनोद बेटा या बेटी होने से नहीं बदलने वाला।
क्योंकि वो इंसान ही बदला हुआ है और जो पहले से ही बदला हुआ है वो भला और कितना बदलेगा। पर इशिता के लिए अपने औलाद की खुशी ज़्यादा ज़रूरी थी और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी राघव की खुशी थी, क्योंकि राघव आज सच में बहुत खुश था और उसे खुश देखकर हमारी इशिता भी बहुत ज़्यादा खुश थी और हमारी इशिता को खुश देखकर बेशरम बहू के जो प्रिय पाठक हैं वो भी बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। ठीक है, आप लोग हाइप का बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।